अभी तक क्या पढ़ा बच्चों हमने कि भूमि का जो उपयोग है वो किस प्रकार किया जा रहा है ना। और क्या क्या पढ़ा था कि भूमि की जो निम्नीकरण है वो किस प्रकार हमें देखने को मिल रही है और उनके कुछ कारणों के भी बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए और कुछ कारणों के बारे में पढ़ते हैं जिससे कि भूमि की जो निम्नीकरण है वो हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है बच्चों, अधिक सिंचाई करने की से भी, ठीक है, किसी भी खेत की अगर आप अधिक सिंचाई कर देते हैं तो वो भी एक कारण बनता है किसकी, भूमि की निम्नीकरण की। ठीक है, इससे क्या होता है, मृदा में बच्चों लवणीयता जो होती है वो बढ़ जाती है और क्या होती है, क्षारीयता जो होती है वो बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आई। इसी वजह से जो भूमि की निम्नीकरण है वो हमें एक ये भी कारण है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो खनिज प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि सीमेंट उद्योग आपने देखा होगा। ठीक है, वहां पे क्या होता है, चूना जो होता है पत्थरों से उसको कूट कूट के उसको चूर्ण बनाया जाता है, पत्थरों को चूर्ण बनाया जाता है, चूने को भी। ठीक है, तो क्या होता है, वहां से धूम्र निकलती है, मतलब धुआं निकलता है। वो किस में जिम्मेदार होता है बच्चों, वो वर्जित हो जाता है जिससे कि मृदा की जो जल है सोखने में जो सोखने की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। तो यहाँ पे ये भी हम एक कारण देख रहे हैं जिससे कि भूमि की निम्नीकरण होती है। ठीक है, और क्या होता है, कुछ वर्षों से देश में विभिन्न भागों में क्या हो रहा है, औद्योगिक जो जल निकास है वो बाहर आने वाला अपशिष्ट क्या होता है पदार्थ भूमि और प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो उद्योगी होती है ना, उनसे क्या होती है, जो जल निकलता है जो कि प्रदूषित जल होता है वो क्या होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं कि हमारी जो ये नदियां हैं उनमें मिल जाती हैं। उससे मिलने से हमें देखने को मिलता है जल का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जल का प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जल का प्रदूषण। तो कई सारी चीजें हैं जो कि जिम्मेदार हैं भूमि निम्नीकरण के लिए। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक जाना कि भूमि की निम्नीकरण किस वजह से हो रही है, किस कारण से हो रही है ना। तो अब हम जानेंगे कि भूमि का जो निम्नीकरण जो हो रहा है वो हम प्रबंध कैसे कर सके, कैसे उस चीज को रोक सकते हैं। ठीक है, आप कुछ कुछ चीजें हैं जिससे कि हम रोक सकते हैं। अब वो पहली चीज क्या करनी है, जैसे कि वनारोपण, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। उससे क्या होगा बच्चों, जो भूमि का जो निम्नीकरणीय है वो उसमें आपको लगाम मिलेगा। ठीक, और क्या कर सकते हैं, चारागाहों का उचित प्रबंध इसमें कुछ हद तक आपको मदद कर सकता है। ठीक है, चारागाह, ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे, जिस खेत में आपने क्या हुआ है, उपजाऊ जो खेत है या फिर उस खेत में आपने कुछ बोया हुआ है, तो क्या करिए, आपको उस खेत के चारों ओर से जैसे कील होती है लोहे की, है ना, जो जिसमें छड़े टाइप की होती है, उसको लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो फसल है वो बच जाएगा। ठीक है, और जो कि भूमि जो निम्नीकरण होती है उसमें आपको उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है, जैसे कि रेतीली टीली को कांटेदार जो झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि जो कटाव है उसको रोका थामा सूक्ष्म क्षेत्र में क्या किया जा सकता है बच्चों, मददगार हो सकता है। अब बंजर जो भूमि के उचित प्रबंध जैसे खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण करिए और पश्चात वर्जित करिए, और जल और भूमि जो प्रदूषण हो रहा है उसको क्या करिए, आप कम करिए, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको करने से क्या हो सकता है बच्चों, जो भूमि की निम्नीकरण हो रही है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो कमी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है वो उतना अधिक ना हो, वो कम हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मृदा संसाधन। क्या होता है मृदा संसाधन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। आइए जानते हैं। देखिए मृदा संसाधन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी होती है उसके ऊपर ही सारी चीजें निर्भर है। ठीक, मिट्टी से हमें क्या मिलता है बच्चों, खाना भी मिलता है ना। हम जो खा रहे हैं आज, जो हमारे घर में जो चावल आ रहा है, ठीक है, जो धान और जिसे हम कहते हैं, या फिर जो गेहूं है जिससे कि हम रोटी खाते हैं, ठीक है, जो दाल हम खा रहे हैं, पोषण जिससे हमें मिलता है, सारी चीजें, इन सारी चीजों का हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, हमें भूमि से ही ये सारी चीजें प्राप्त हो रही है ना। तो क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भूमि है, ठीक है, जो मिट्टी है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या है, नवीकरण जो योग्य है, उसमें प्राकृतिक संसाधन है वो। ठीक, ये पौधे के विकास का एक माध्यम है,
किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए आपको मिट्टी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, ये आपको भी पता है ना, जो कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। आप देखते होंगे मिट्टी में भी कई सारे जो कीड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मिट्टी में ही पलते हैं। तो मिट्टी क्या करती है, उनको पोषण देती है। तो कई सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मिट्टी के ऊपर ही आधारित रहते हैं। उनका खाना, उनका सब रहना, सारा चीज वो क्या करते हैं, मिट्टी में ही करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो मिट्टी है वो कितनी ज्यादा आवश्यक है, वो हमारे लिए भी है और जो कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं उन सब के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी जो मृदा संसाधन है बच्चों, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक। मृदा एक जीवंत तंत्र है, लिविंग सिस्टम है वो। अगर देखेंगे हम क्यों लिविंग सिस्टम है, क्योंकि उससे क्या होती है, जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं वो क्या होती है बच्चों, बढ़ते हैं। और जब कोई भी चीज जब बढ़ रहा है जिसमें हम ग्रोथ देखने को मिलेंगे, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिविंग तंत्र, जिससे कि उसे हम जीवित तंत्र, जिससे हम कहते हैं अंग्रेजी में लिविंग सिस्टम। इतनी बात समझ में आई। तो क्या आप जानते थे कुछ सेंटीमीटर गहरी जो मृदा होती है उसको बनने के लिए बच्चों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए कुछ सेंटीमीटर, सोचिए इतनी छोटी मिट्टी में थोड़ा सा अमाउंट मिट्टी को बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन कौन है बच्चों, जैसे कि उच्चावच, ठीक है, जनक शैल, ठीक है, संस्तक शैल जो होता है, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव जो पदार्थ होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं कि मृदा बनाने की प्रक्रिया में आती हैं। समझ में बच्चों कि मृदा संसाधन क्या होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रकृति की अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, ठीक, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, ठीक है, और अपघटन जो क्रियाएं होती हैं, ये सारी जो चीजें हैं मृदा बनने की प्रक्रिया में इनका योगदान होता है, ठीक है। ये सारी जो चीजें जैसे कि तापमान का परिवर्तन, तापमान का परिवर्तन हम कैसे देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप ले लीजिए कि जैसे कि जो एक कोई भी चट्टान ले लीजिए, ठीक है। चट्टान क्या होता है बच्चों, जब उस पे बहुत ही ज्यादा अधिक तापमान पड़ता है, ठीक है, उन चट्टानों पे जब बहुत ही ज्यादा अधिक तापमान पड़ता है तो सालों वर्ष सालों के बाद वो क्या होते हैं बच्चों, वो मृदा में ही परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये जो तापमान का जो परिवर्तन है, ये आपको मृदा जो हो है वो बनने में देखने को मिलेगी। ये जो एक प्रोसेस है, ठीक है, मृदा जो बनता है किस प्रकार से बनता है, वो जो तापमान परिवर्तन है, ये भी एकमात्र क्या है, इसका जो उपयोग है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहते हुए जल की जो क्रिया होती है, ठीक, वो भी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख लीजिए कि जैसे जो हमारी नदियां होती है, जैसे किसी चट्टान के साइड में बह रही है ना, तो क्या करती है, अब जब कई साल बहते 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 उन्हीं चट्टान के जैसे एरिया में साइड में, वो क्या करती है, उनसे भी जो चट्टानें होती हैं उन पे जोर पड़ता है, और जोर पड़ने पे वो भी सालों दर सालों के बाद, लाखों सालों के बाद क्या होते हैं, वो भी मृदा में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक। अब पवन देख लीजिए, पवन के भी वजह से होता है, हिम नदी जो है और अपघटन जो क्रियाएं होती है, ये सारी चीजें हमें मृदा परिवर्तन में देखने को मिलेंगी। इतनी बात समझ में आई। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन की भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है, ठीक। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने की उसमें क्षमता रहती है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मृदाओं के आप प्रकार कितने होते हैं बच्चों, आइए जानते हैं कि मृदाओं के कितने प्रकार होते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच है, ठीक। भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है, तो हमने हमें पता ही, हमने अपने पिछली स्लाइड में देख ही लिया। इस कारण अनेक प्रकार की क्या होता है, मृदाएं जो होती हैं वो विकसित होती है, ठीक। जैसे कि जलोढ़ मृदा, ठीक, एलुवियल सॉइल जिसे हम कहते हैं, काली मृदा, ठीक है, लाल और पीली मृदा, ठीक है, लेटराइट मृदा और मरुस्थली जो मृदा होती है, और वन मृदा मृदा। ये जो सारी आपको देखने को मिल रही है, ये जो सारे नाम है, ये है मृदाओं के प्रकार, ये कि भारत में ही पाई जाती है, ठीक है। भारत जो अपना है बच्चों बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा रिच है, अपने सॉइल में, अपने मृदाओं में बहुत ही ज्यादा वो अमीर है। हमारे राज्य में बच्चों बहुत ही अलग अलग प्रकार के आपको मृदाएं देखने को मिलेंगी, और जो कि हमने इनका नाम अभी पढ़ा है। तो जो भारत है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एक उपजाऊ जो जमीन है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है, भारत में, क्योंकि ये जो सारी जो मृदाएं होती हैं वो क्या करती हैं, उपजाऊ जमीन को बनाने में वो क्या करती है, मदद
करती हैं, ठीक है। तो हमारे भारत में आपको देखने को मिलेंगे अनेक जो मृदाएं हैं, उनका अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि इन क्षेत्रों में आपको किस प्रकार की जो मिट्टी है वो मिल सकती है? अभी हमने पढ़ा जैसे कि कितनी प्रकार की मिट्टियां होती हैं, मृदाएं होती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि राजस्थान के थार जो मरुस्थल है, आपको कौन सी मृदा मिलती है? बताइए, सोचिए आप। तो राजस्थान नाम सुनते ही बच्चों हमें लगता होगा कि वहां पर तो रेत ही रेत होती है ना। तो एक हमारे दिमाग में ये बत्ती जलती है कि उस जगह में तो हमने नाम ही सुना है, देखा है कि भैया रेतीली होती है। रेतीली से हम क्या समझ सकते हैं बच्चों? रेतीली मिट्टी, ठीक है। क्या? रेतीली मिट्टी, हमें वहां पे रेतीली मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब दक्कन के पठार जो है, आपको यहाँ पे कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, जल्दी बताओ। यहाँ पे बच्चों हमें काली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक, काली मिट्टी। इतनी बात समझ में आई? तो हमको पहले जो राजस्थान में है वो रेतीली मिट्टी देखने को मिलेगी, दक्कन के जो एरिया है, जो पठार है, वहां पे हमें काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगले प्रश्न में कि खेल के मैदानों या पार्कों में हमें कौन सी मिट्टी मिलती है? आप सोचिए, अलग अलग तरह में अलग अलग जो पार्क होते हैं या मैदान होते हैं, अलग अलग जगहों पे हमको अलग अलग जगह की मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन खेल मैदान में या फिर पार्कों में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? आप सोचिए बच्चों, कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? आप जहां पे रहते हैं, आपको वहां पे कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? क्योंकि लोग जो हैं, जो हम देख रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे रहते हैं तो अलग अलग मिट्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बताइए बच्चों, कौन सा मिट्टी आपको यहाँ पे खेल या पार्क में जो है वो देखने को मिले? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों पर बच्चों अलग अलग जो आपके फील्ड है वहां पे अलग अलग मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों जैसे मैं अपना बता देती हूँ, ठीक है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां के पार्क्स में क्या होता है बच्चों, आपको चिकनी मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको अपना लिखना है। इतनी बात समझ में आई? चिकनी मिट्टी, ठीक। मेरे यहाँ तो बच्चों चिकनी मिट्टी मैंने देखी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो आपको अपने यहाँ की मिट्टी लिखनी है कि भैया जहां आप खेलने जाते हैं, जो पार्क्स है, वहां पे आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको लिखनी है, ये आपका होमवर्क हो गया। इतनी बात समझ में? अब नदी के तल के पास, अब बताइए बच्चों, नदी के तल के पास आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, जल्दी बताइए। तो हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। क्या मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये जो हमने अभी देखा कि ये हमने किस प्रकार पे मिट्टी है, वो किस प्रकार पे किस किस जगहों पे मिलती है ना। तो आपको और भी ऐसे नाम ढूंढने हैं, ठीक है, और भी ऐसे नाम ढूंढने हैं, और आपको अपने लिस्ट में ऐसे बनानी है और वहां पे आपको लिखना है, ठीक है। आपका होमवर्क है, आपको ये करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो कि मैंने आपको बताया अभी, चलिए जानते हैं। यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है, ठीक, और महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इतनी बात समझ में? यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे कि सिंधु हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके द्वारा क्या हुआ है, ये लाई गई निष्पेक्षणों के से वो बनी हुई है, ठीक है। एक संकरे गलियारे, ठीक है, जिसे हम कहेंगे नैरो सर्कल के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, ठीक। कौन सी मृदाएं? जलोढ़ मृदाएं, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से जो है वो बच्चों बने हुए हैं। ये सारी जो नदियां हैं ये किससे बनी हुई है? किससे? जलोढ़ जो मृदा है उससे बनी हुई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि क्या होता है जलोढ़ मृदा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? हिमालय जैसे जो एरियाज होते हैं, ठीक है, हिमालयाज, हिमालय, ठीक है,
इन जो एरिया होते हैं, इन एरियाज में आपको ये देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपको शब्दों पे बच्चों बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। नहीं आएंगे तो आपका क्या होगा, मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए आप गलत सलत मत लिखिए, आप सोच समझ के अच्छे से लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है, हमने इसके बारे में तो पढ़ा ही पढ़ा। अब आगे आए देखते हैं कि जलोढ़ जो मृदा है वो और किन किन चीजों में हमें मिलती है देखने को, जैसे कि रेत हो गया, सिल्ट हो गई, और मृतिका जिसे हम कहते हैं क्ले, के विभिन्न अनुपात आपको इसमें पाए जाएंगे। नदी के मुहाने हैं, ठीक है, घाटी के ऊपर की ओर मृदा के कणों का आकार जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। नदी घाटी के ऊपर भाग में ढाल भंग के समीप मोटे कण वाले जो मृदाएं होते हैं, मतलब मोटी मिट्टी जो होती है, वो हमको देखने को मिलती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार हो गए, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाए जाते हैं। चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर ये जो मृदाएं होती है ये पाई जाती है। ठीक है, वायु आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के कुछ प्रकार हैं। क्या है वो? पुराना जलोढ़, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बंजर। कंकर ग्रांथियों की मात्रा इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। आपको कंकर जो होती है वो ज्यादा आपको उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, किसमें? पुराना जो जलोढ़ होता है वो। ठीक, नया जलोढ़ में खादर उसे हम कहते हैं। ज्यादा महीन कण और अधिक उपजाऊ होते हैं। ठीक है, ज्यादा महीन होते हैं वो और अधिक उपजाऊ होते हैं। लेकिन आपको पुराना जो जलोढ़ है उसमें क्या देखने को मिलेगा? कंकड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? उन मृदाओं में कंकड़ बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो नया जलोढ़ होता है उन मृदाओं में ज्यादा क्या है बच्चों, महीनता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, महीन वो बहुत होते हैं, और क्या होते हैं, महीन कण जैसे होते हैं, और अधिक क्या होते हैं, वो उपजाऊ होते हैं। ठीक, अधिक उपजाऊ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये हमने क्या देखा बच्चों, जो आयु के आधार पर क्या किया गया है, जलोढ़ जो मृदाएं हैं उनके कुछ प्रकार हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये मैंने आपको बताया था ना कि ये पानी जो होता है, जो हमारी नदियां होती हैं उनमें ये पाई जाती हैं। तो जो जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। आपको देखने को मिलेगा कि उससे बहुत ही क्या होता है, खेती जो बाड़ी होता है वो हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है, ठीक, इसमें अधिकतर क्या होता है, जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। ठीक है, अधिकतर ये इनकी मात्रा हमें देखने को मिलेगी। किसमें? जलोढ़ जो मृदाएं होती हैं उसमें। ठीक है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, ठीक है, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त जो है वो माना जाता है। किस किस के लिए? पहला हो गया गन्ना, दूसरा हो गया चावल, तीसरा हो गया क्या बच्चों, गेहूं, और अन्य जो अनाज होते हैं उनके लिए ये क्या उपयुक्त उपयुक्त जो है वो माने जाते हैं। कौन से बच्चों? जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है बच्चों, अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। डेंसली पॉपुलेटेड ये एरियाज होते हैं जहाँ पे ज्यादा उपजाऊ ये होते हैं। ठीक है, सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। सूखे जो क्षेत्र होते हैं उनके आप मृदाएं देखेंगे अधिक क्षारीय होंगी। ठीक, इन मृदाओं का जो सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बंजर रह जाएंगे। ठीक है, इनकी जो उपजाऊ है, ठीक है, उपजाऊता जो है वो हम देख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम सिंचाई कर सकते हैं, और इनकी देखभाल करके हम इनको उपजाऊ बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने अभी जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा, अब हम काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है ये? इन मृदाओं का रंग जो होता है बच्चों, सबसे पहले बता दूं मैं, काला होता है ना, काला होता है ये। और इन्हें रेगर मृदाएं जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगर मृदा। ठीक, ये मैं शब्द बच्चों इसलिए लिखती हूँ
जिससे कि आपके जहन में रहे ये, ठीक है। आप जब उसको पढ़ते रहे या फिर आप जब लिखते रहे तो आपको एक क्लिक करना चाहिए, ठीक है, एक बत्ती जलनी चाहिए। हाँ, मैडम ने तो ये लिखा था अपने जो स्लाइड में कि जो शब्द है जो कि जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेगल मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उचित जो होती है वो उसको समझी जाती है। किसके लिए, कपास मतलब कॉटन, किसके लिए बच्चों, कपास, ठीक है। कपास की खेती के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। और काली जो कपास मृदा के नाम से भी इन्हें जाता है, काली कपास मृदा के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। मैं अंडरलाइन इसलिए करती हूँ बच्चों जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो आखिरकार हम किस प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मृदा का जो बनना होता है वो किस प्रकार होता है, जलवायु और जनक शैल, ठीक है, महत्वपूर्ण कारक है इसके, किसके, काली मृदा के। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन जो कटार होती है जहाँ पे बेसॉल्ट क्षेत्र जो होते हैं उत्तर पश्चिमी भागों में आपको देखने को मिलेगा, और लावा जनक शैलों में ये क्या होती है, बनी रहती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये मृदाएं आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगी बच्चों, तो ये मृदाएं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र हो गया, वहां पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या होता है बच्चों, जो कपास की खेती होती है वो अधिक मात्रा में होती है, ज्यादा वहां पे होती है। और कहाँ पे देखने को मिलेंगे, सौराष्ट्र जो हो गया वहां पे देखने को मिले, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके जो पठार हैं वहां पे ये जो काली मृदा होती है वो देखने को आपको मिलेगी, ठीक। दक्षिण पूर्वी दिशा जैसे कि गोदावरी, कृष्णा नदियां या जो घाटियां होती हैं उनकी, वहां पे भी आपको ये मृदा जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक। काली मृदा बहुत ही बारीक कर्णों अर्थात मृतिका से वो बनी होती है, बहुत ही बारीक कर्णों से वो बनी होती है, ठीक है। जब आप छुएंगे उसको बहुत ही बारीक की जो है वो आपको देखने को उस मृदा में मिलेगी। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश और चूने जैसे जो पौष्टिक जो तत्व होती हैं वो आपको इस मृदा में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, लाल और पीली मृदा, अभी हमने कौन कौन सी मृदा पढ़ी बच्चों, जलोढ़ मृदा पढ़ी और काली मृदा पढ़ी, और जाना कि उनका उपयोग कहाँ होता है और वो किस प्रकार बनते हैं और उनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पौष्टिक चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में, ठीक। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार जो है आग्नेय चट्टानों, ठीक है, उस पर कम वर्षा वाले जो भाग है उस पे वो विकसित होती है, ठीक है। किस कहाँ पे होती है, दक्कन पठार में, और जो रवेदार आग्नेय जो चट्टाने हैं वहां पे, और कम वर्षा जहाँ पे होती है, ठीक है, जो वर्षा जो होती है वहां पे कम आपको देखने को मिलेगी, उन भागों में ये जो लाल और पीली मृदा होती है वो वहां पे उत्पन्न होती है, ठीक है। लाल और पीली पीली जो मृदाएं हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ओडिशा जैसे हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य गंगा जो मैदान है, ठीक है, दक्षिण जो शोर हो गए उस पे, और पश्चिमी घाट में पहाड़ी जो पद है वहां पे आपको ये लाल और पीली जो मृदा है वो देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टाने, ठीक है, चट्टानों में लौह धातु के प्रसार जो होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। आपने देखा होगा जब आप उड़ीसा आप जैसे जा रहे हो, ठीक है, जब आप उड़ीसा एंटर करते हैं तो आपको वहां पे लाल और पीली मृदाएं जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। उनमें जो आयरन होता है वो ज्यादा ये अधिक होता है, ठीक है, अधिक मात्रा में उन मृदाओं में आयरन पाया जाता है, ठीक, लाल और पीली मृदा में, ठीक है। इनका पीला रंग इनमें जल योजना के कारण होता है, जल योजना के कारण पीला जो रंग आपको देखने को मिलता है इनमें होता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। अब लेटेराइट मृदा जो है वो क्या होती है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कई सारे मृदाओं के बारे में पढ़ा, अब हम लेटेराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे। लेटेराइट शब्द ग्रीक जो भाषा है वहां का वो शब्द है, ठीक, शब्द लेटर से लिया गया है, लेटर, ठीक, किससे, लेटर जो शब्द है उससे लिया गया है लेटेराइट, ठीक। इसका अर्थ है ईंट, क्या है अर्थ, ईंट, समझ में। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र
तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण ये होता है। किस किस वजह से बच्चों? एक होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, और तथा उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक, जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक जो इनका आने का जो कारण होता है उसकी वजह से होता है, ठीक। यही भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। ये अधिक वर्षा होती है, आपको देखने को मिलेगा कि इन जो जैसे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो वर्षा होती है वो अधिक मात्रा में होती है, तो इसीलिए भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का ये परिणाम होते हैं, ठीक। विशेषताएं क्या है बच्चों इनके? लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, और इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है बच्चों? क्या होता है जल्दी? पीएच क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्या होता है? 6 पीएच जो होता है वो कम होता है, किससे? 6.0 से, ठीक। इसमें क्या होता है? सामान्यतः आपको पौधों के पोषक जो तत्व होते हैं उनकी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, किसमें? लेटराइट मृदा में, ठीक। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र हो गए, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्व प्रदेश जो होते हैं इनमें आपको लेटराइट जो मृदा है वो देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों में। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन कौन से ऐसे राज्य है या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको जो लेटराइट मृदा है वो देखने को मिलेगी, तो आपको इन सारे जो क्षेत्र हैं इन सारे क्षेत्रों का आपको नाम वहां पे लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेटराइट जो मृदा होती है ये इनकी जो मिट्टी क्या होता है बच्चों? मिट्टी में पर्णपाती मतलब डेसिडुअस और सदाबहार एवरग्रीन वन मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसे आप जब उड़ीसा साइड जाते हैं, ठीक है, जैसे कि बिहार जब आप क्रॉस करते हैं, ठीक, झारखंड पहुंचते हैं, फिर झारखंड के बाद आप देखेंगे झारखंड से ही हम देखने को हमें मिलता है कि जो काफी बड़े बड़े जंगल जो होते हैं वो देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया एवरग्रीन, ठीक है। वहां वहां क्या होता है? इनमें ह्यूमस प्राप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति, ठीक है, और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक। तो उस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि ह्यूमस की जो मात्रा है वो कम है, ठीक। किस वजह से? अर्ध शुष्क जो है उसकी वजह से। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो लेटराइट मृदा है वहां इनमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल जो वनस्पति है और अर्ध शुष्क जो है पर्यावरण में इनमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। और ये जो होते हैं सदाबहार होते हैं, ठीक। सदाबहार मतलब एवरग्रीन। इतनी बात समझ में आई? क्या होते हैं? स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इरोजन, तथा भूमि निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन की संभावना होती है। किस वजह से? स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार क्या होता है? अपरदन होता है, ठीक। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी क्या होता है बच्चों? तकनीक के वजह से अपना वो क्या करती है? कर जो है इन मृदाओं का कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। इस वजह से मृदा संरक्षण, ठीक है, कि उचित तकनीकी जो तकनीकी है उचित है। कहाँ पे? आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगी, ठीक है, और कहाँ पे? केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। इनमें क्या है बच्चों की जो मृदा संसाधन संरक्षण है उनमें तकनीकी जो है वो बहुत ही सही मात्रा में है, ठीक है। जो तकनीकी वहां पे है आपको अच्छी तरीके से वहां पे देखने को मिलेगी। इसीलिए वहां पे क्या होता है? चाय और कॉफी जो है वो ज्यादा उगाऊ होती है वहां पे, ठीक, इन क्षेत्रों में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा अधिक उपयुक्त हैं, ठीक है। जब आप कहाँ जाएंगे बच्चों? आंध्र प्रदेश जाएंगे, ठीक है, या फिर आप तमिलनाडु जाएंगे, ठीक। और जैसे कि मैंने कोची सुनी है, कोची में बच्चों क्या होता है आपको देखने को मिले? काजू जो है, ठीक है, वो वहां पे ज्यादा मात्रा में उगने को हमें देखने को मिलता है। मैंने सुना है कोची में, मैंने पढ़ा भी है कि कोची में आपको बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में जो काजू है वो उपजाऊ होते हैं।
बल्कि आप अगर काजू को सोचेंगे कि हम लाएं और यहाँ पे अपने जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे राज्य में आंध्र प्रदेश हो गया, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। इन सारी जगहों पे अगर आप देखें, अगर आप चाहेंगे कि इनको हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर बो देते हैं और देखते हैं कि वो उगता है कि नहीं, तो वो नहीं उगेगा, क्योंकि उनकी जो मृदा होती है वो उस प्रकार नहीं होती जिस प्रकार की जो हमें तमिलनाडु हो गया या फिर आंध्र प्रदेश हो गया या कोची जो है, इन जो क्षेत्रों में, इन जो राज्यों में हमें जो मृदा मिलती है वो ज्यादा ही जो काजू होती है उनकी उपजाऊता ज्यादा होती है। लेकिन जो अलग क्षेत्र हैं, जैसे हमें हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें आप चाहेंगे कि ये पैदा हो जाए तो ये वहां पे पैदा नहीं होते, क्योंकि वहां की जो मृदाएं होती हैं वो अलग होती है और जो यहाँ की मृदाएं होती है इन क्षेत्रों की वो अलग होती है। समझ में आया बच्चों? तो इसीलिए क्या होता है कि जो कुछ फल होते हैं, ठीक, या फिर कुछ ऐसे उपजाऊ होते हैं जो कि एक ही मृदा में जो है वो उपजाऊ हो सकते हैं, दूसरे मृदा में आप चाहेंगे कि ये जो है ये फल हम इस मृदा में बो दें और फिर वो उपजाऊ हो जाए, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमने देखा है बच्चों, जम्मू कश्मीर में हमने सेब की खेती देखी है ना। सेब वहां पे बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ है। तो यही अगर जो सेब है वो आप सोचे कि हम कहाँ पे बो दे भैया, चलो बो देते हैं जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश। अगर हम सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम क्या करें, इस सेब की खेती कर लेते हैं, तो वहां पे वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां का जो मृदा है, जहां वहां का जो मिट्टी है वो उसको उपजाऊ युक्त नहीं मानता, वो वहां पे उपजाऊ हो ही नहीं सकती, खेती हो ही नहीं सकती। इसीलिए अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग राज्य की जो मृदा होती है वो अलग अलग, उनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है बच्चों, उन फलों को क्या करने के लिए, उपजाऊ करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मरुस्थलीय जो मृदा होती है उनके बारे में जानेंगे। क्या है ये? मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, ठीक। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, ठीक है। कुछ क्षेत्रों के में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। तो कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे नमक की जो मात्रा होती है, ठीक है, सॉल्ट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जल से वो क्या करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, मतलब इवेपोरेट कर देते हैं और फिर वो नमक निकाल लेते हैं और फिर नमक निकाल के वो क्या करते हैं, खाने का जो नमक होता है वो बना देते हैं, ठीक है। तो ये मरुस्थलीय जो मृदा है वो कौन से रंग की देखने को आपको मिलेगी? लाल कलर की, मतलब रंग जो उसका होगा वो होगा लाल, और क्या होगा बच्चों, भूरा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मरुस्थलीय जो मृदा है वो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण क्या होती है बच्चों, जलवाष्प दर अधिक और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होती है बच्चों, कम होती है। किसकी वजह से? उच्च तापमान के कारण, और जलवाष्प का जो दर है वो अधिक होता है, इसके वजह से ये जो मृदाएं हैं ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होती है, इनमें कम होती है। इतनी बात समझ में? मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक। और नीचे की परतों में चूने की जो कंकर की सतह जो होती है वो हमें पाई जाती है। चूने जैसा जो कंकर आपको मिलेगा उसकी निचली सतह में मिलेगा, और ऊपरी सतह में क्या मिलेगा बच्चों, आपको कैल्शियम की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में वहां पे मिलेगी, ठीक। इसके कारण मृदा में क्या होता है, जल अंतः संध्यन रूप जो रूप होता है वो हो जाता है, मतलब इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने कृषि योग्य बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बंजर जमीन नहीं होती, इन मृदाओं को हम अगर ठीक तरह से मतलब सींच दे तो इन्हें हम उपजाऊ जो जमीन है वो हम बना सकते हैं, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में ये चीज हो रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मृदा। अब हम पढ़ेंगे वन मृदा क्या होती है। ये मृदाएं आमतौर पर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी बच्चों, पहाड़ी, कहाँ पे देखने को मिलेंगी, पहाड़ी और पर्वतीय, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पे आपको वन मृदा देखने को मिलेगी, ठीक, जहां पर्याप्त वर्षा वन जो है वो उपलब्ध है।
इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय जो पर्यावरण के अनुसार बदलाव भी होता है। पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार क्या होता है बच्चों, इन मृदाओं में बदलाव भी होता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका जो गठन होता है, मोटे जो कण होते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। जो नदी जो होती है, ठीक है, जो सिल्ट होती है, आप देखेंगे उसमें क्या होती है, ये जो मृदाएं होती है सिल्टदार होती हैं। नदी की जो मृदाएं होती है, नदी के आसपास जो मृदाएं होती हैं वहां पे ये सिल्टदार होती हैं। लेकिन आप जब ऊपरी ढालों में देखेंगे, ऊपर का जो ढाल होता है वहां पे देखेंगे बच्चों, तो ये क्या होती है, मोटी जो कणें होती हैं वो इन मृदाओं में देखने को मिलेंगी। ठीक, हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ही अपरदन होता है, मतलब इरोजन होता है, और ये अतिसीलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। ठीक, नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ जो पंखों होती है आदि में ये मृदाएं उपजाऊ जो होती हैं वो हो जाती हैं। कहाँ पे हो जाती है बच्चों, नदी घाटियों में जो निचला इनका क्षेत्र होता है, नीचे वाला क्षेत्र, विशेषकर नदी सोपान जिसे हम कहते हैं रिवर टेरेसेस, और जलोढ़ पंखों जैसे कि एलुवियल जो फैंस होते हैं आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। ठीक है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, खेती कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आखिरकार वन मृदा क्या होती है, क्या है उनके गुण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप सबके लिए एक बुद्धिशीलता प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए आपको सही मृदा खोजने के लिए कहाँ जाना होगा। आइए जानते हैं। गन्ना और चावल उगाने के लिए, गन्ना और चावल उगाने के लिए बच्चों आपको कौन सी मृदा जो है वो आवश्यक है, चलिए आप बताइए। तो इनमें बच्चों हमें कौन सा जो मृदा है वो देखने को मिलेगा, कौन सी मिट्टी में ये उपजाऊ होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों जलोढ़। ठीक है, जो जलोढ़ मृदा होती है उनमें ये उपजाऊ होते हैं। कौन कौन सी चीजें बच्चों, गन्ना चावल जो उगना होता है, जो उसका उगाना होता है, ये हमें जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरीके से ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। कपास की खेती करना, अभी अभी हमने पढ़ा, क्या कौन सी खेती होती है बच्चों, कपास की खेती में आपको कौन सा मृदा देखने को मिलता है, आप बताइए जल्दी। काली जो मिट्टी होती है, ठीक, काली मृदा। ठीक, काली जो मृदा होती है वो हमें देखने को मिलेगी कहाँ पे बच्चों, कपास की खेती होती है वहां पे। अब चाय, कॉफी और काजू, अभी अभी हमने पढ़ा, कौन सी मृदा होती है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। लेटराइट। ठीक है, लेटराइट मृदा जो होती है वो हमें इनकी खेती में देखने को मिलेगी। समझ में? अब ये तो मैंने आपको कुछ काज बता दिया, ठीक, एक्सरसाइज करवा दिया आपका, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि और कौन कौन से जगहों पे कौन कौन सी जो मिट्टी है वो उपज, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो उपजाई होंगी, आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में इनका लिस्ट बनाना है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मृदा अपरदन और संरक्षण क्या होता है, आइए जानते हैं।